चित्रांकित संविधान भारतीय संविधान का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। यह है चित्रांकित संविधान। मूल संविधान में 28 चित्र समाहित हैं। बाद में इनको प्रकाशित ना करने और विधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना होने के कारण इनकी चर्चा कम ही होती है। इतिहास की दृष्टि से संविधान में जो कुछ भी है, जिस भी रूप में है, वह सभी महत्वपूर्ण है। संविधान में जो चित्र दिखाई देते हैं उन्हें नंदलाल बोस व ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में शांति निकेतन, विश्व भारती, कोलकाता के चित्रकारों से रूप दिया है। इन चित्रों को फोटोलिथोग्राफी विधि से भारतीय सर्वेक्षण विभाग दिल्ली ने छापा है। चित्रों के पीछे इतिहास क्या है, इसे समझने के लिए प्रयोग किए गए चित्रों के बारे में और अधिक जानना होगा। संविधान में सबसे पहला चित्र आता है अशोक चिन्ह। चारों ओर देखते हुए 4 शेर जो अपने पैरों पर खड़े हैं। इनकी आधारशिला जिसमें चारों ओर चक्र बने हैं। प्रत्येक चक्र में 24 रेखाएं हैं। इस अशोक चिन्ह को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। संविधान लेखन में यद्यपि इसके चारों ओर से दिखा पाना संभव नहीं था, इसलिए एक चक्र और दोनों चक्रों के किनारे ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे लिखा बोध वाक्य सत्यमेव जयते हमें यह बताता है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है। अशोक चक्र या अशोक स्तंभ ही क्यों, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। अशोक चिन्ह एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करने वाला है। यह हमें उस कालखंड, उस शासन व्यवस्था की याद दिलाता है जब सम्राट अशोक भारत के अधिकांश भूभाग पर शासन करते थे। इस समय को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, जब भारत अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था, जब भारत में दूध की नदियां बहती थी। ऐसा कहा जाता है कुल मिलाकर हमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। संविधान में दूसरा चित्र है मोहनजोदड़ो की मोहर। इस मोहर में नंदी का चित्र है। इस चित्र को प्रथम 4 अनुच्छेदों वाले भाग 1 में बनाया गया है। यह मोहर हमें ध्यान दिलाती है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। अब ऐसे सबूत मिल गए हैं कि भारत आज से हजारों वर्ष पूर्व भी एक समृद्ध और विकसित देश था। फिर भी यदि मोहनजोदड़ो काल की बात करें तो यह समय ईसा से भी 2500 वर्ष पुराना था। उस समय आज जन्म ले चुके कई संप्रदायों का अस्तित्व भी नहीं था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ने वाला स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से अब यह स्थान पाकिस्तान में आता है, लेकिन इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा है। शायद इसलिए आज भी हमारे राष्ट्रगान में हम सिंध की बात करते हैं। संविधान के भाग 2 के प्रारंभ में वैदिक काल की गुरुकुल के चित्र को दर्शाया गया है। उस समय की संविधान सभा में कई ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। इसके बाद भी उन्होंने गुरुकुल के चित्र को संविधान का भाग बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत की संस्कृति और सभ्यता कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शिक्षा सिर्फ रोजगार देने का एक साधन मात्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा सर्वगुण संपन्न एक अच्छा व्यक्ति बनाने वाली होनी चाहिए। भारतीय गुरुकुल सभ्यता तो हमें यही शिक्षा देती है। संविधान के भाग 3 में भगवान श्री राम को पुष्पक विमान पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ सवार दिखाया गया है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से संविधान सभा के लोग और चित्रकार यह बताना चाहते होंगे कि भारत में शासन का आदर्श कैसा हो। जिस राम राज्य की आदर्श व्यवस्था की कल्पना हम आज भी करते हैं, उसी का स्वप्न संविधान सभा के लोगों ने भी देखा होगा। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब तत्कालीन सरकार ने श्री राम और रामायण को ही काल्पनिक बता डाला। यदि ये चित्र निरंतर प्रकाशित होते रहते और इन पर चर्चा भी होती तो शायद उस समय की सरकार ऐसा विचार नहीं करती। भारतीय संविधान के भाग 4 में महाभारत में गीता का उपदेश देते
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता वह ज्ञान है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के कर्मों का वर्णन है। गीता को आत्मसात करने वाला व्यक्ति कभी इस असमंजस में नहीं रहता कि उसे किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। गीता हमें बताती है कि एक कर्म प्रधान समाज कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब स्वतंत्र भारत किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए इस पर विचार हो रहा होगा तो क्या करना चाहिए इस पर भी विचार हुआ होगा। अतः उस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह चित्र सर्वथा उपयुक्त ही लगता है। संविधान के भाग 5 में भगवान गौतम बुद्ध और भाग 6 में भगवान महावीर के चित्र अंकित किए गए हैं। दोनों ही संप्रदाय अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हैं और अपनी अपनी तरह उनकी व्याख्या करते हैं। भारत भी शांति चाहता है और इसके लिए आवश्यक है कि हिंसा ना हो। जब कभी भी हिंसा होती है तो लोग दोनों तरफ के मरते हैं, नुकसान दोनों को होता है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। इसलिए स्वतंत्र भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो। संभव है कि संविधान निर्माताओं के मन में भी ऐसा ही कुछ विचार रहा होगा, जिसके कारण दोनों भागों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानने वाले भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के चित्र प्रकाशित किए गए। संविधान के भाग 7 में एक विशेष स्थिति का वर्णन करते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया है। यह चित्र मौर्य काल में राजा अशोक के समय का प्रतीत होता है, जब बौद्ध विचारों से प्रेरित होकर अपना जीवन जीने वाले राजा अशोक के साम्राज्य की ख्याति विदेशों में भी थी। चित्र में महिलाएं गहने पहनकर बिना अपर्याप्त वस्त्रों को धारण किए निश्चिंत होकर विचरण कर रही है। साथ ही जो पुरुष आसपास हैं, वे अपने कार्यों में व्यस्त हैं। उनमें ऐसी वेशभूषा वाली स्त्रियों को देखकर कोई भी विशेष भावना का जागरण नहीं हो रहा है। ऐसी शासन व्यवस्था जो बिल्कुल स्वप्न जैसी लग रही हो, दिखाकर संभवतः चित्रकार एक आदर्श साम्राज्य की कल्पना कर रहा होगा। संविधान के भाग 8 के चित्र में एक व्यक्ति को छलांग लगाते हुए दिखाया गया है। यह व्यक्ति फलों से लदे वृक्ष तथा ऊंचे मकान से छलांग लगा रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं संविधान के मर्मज्ञ लक्ष्मी नारायण भाला के अनुसार यह व्यक्ति कुबेर है, जो यह दर्शा रहे हैं कि धन अर्जन के साथ ही जोखिम भी शामिल है। संभवतः वह ये कहना चाह रहे होंगे कि कुबेर ने धन अर्जन किया तो उन्होंने जोखिम भी बहुत उठाया। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अधिक धन अर्जित करना चाहता है तो उसे उसी अनुपात में जोखिम भी उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा प्रयास बहुत विचार करने के बाद ही करना चाहिए। संविधान के 9वें भाग में 2 चित्र हैं। इस भाग के प्रारंभ में गुप्त वंश के शासक राजा विक्रमादित्य का दरबार दिखाया गया है, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य हो रहा है। इस भाग के अंत में इसी कालखंड की एक मोहर छपी है, जिसमें एक धनुषधारी सैनिक दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों के दरबार में नृत्य आदि के कलाकारों को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। उनका पूरा सम्मान भी किया जाता था। यह अलग बात है कि अति हर किसी वस्तु की हानिकारक होती है, इसलिए अत्यधिक नृत्य दर्शन ने भी कुछ स्थानों पर हानि की है। संविधान में इस चित्र को लेने के पीछे का कारण कलाकारों की कला को सम्मान देना रहा होगा। जहां तक धनुषधारी सिपाही का प्रश्न है, तो कई बार कला प्रेमियों को अत्यधिक अहिंसावादी समझ लिया जाता है, लेकिन यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब जैसी नीति की आवश्यकता हो, तब हम वैसी नीति अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। संविधान के भाग 10 के प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय के संविधान की मोहर और अंत में इसी विश्वविद्यालय के विशाल भवनों का चित्र है। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लोग विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसे नष्ट ही इसलिए कर दिया गया ताकि हमारे विशाल ज्ञान भंडार के कारण हम फिर प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध ना हो जाए।
नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान भंडार में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए पर्याप्त थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शिक्षा संस्थान में उस समय एक साथ 1500 से अधिक आचार्य 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात भी ध्यान देने वाला है। यदि वह अनुपात इस समय लागू कर दिया जाए तो हर विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर शिक्षक अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। संविधान के 11वें भाग में अश्वमेध यज्ञ का चित्र अंकित किया गया है। भारतीय इतिहास के अनुसार जब कोई राजा अन्य राज्यों पर उनकी आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किए बिना राज्य करना चाहता था तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था। जहां से भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गुजरता था उस राज्य को यज्ञ करने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार करना होता था या फिर उससे युद्ध। भारत का इतिहास भी गवाह है कि स्वतंत्रता के समय अधिकांश राज्यों ने भारत में मिलने की सहमति दे दी थी। एक दो स्थानों पर संघर्ष करके उनको अधीन कर लिया गया। इनमें से कई घटनाएं संविधान निर्माण के बाद हुई, लेकिन इसका इशारा संविधान में प्रदर्शित इस चित्र ने पहले ही दे दिया था। संविधान के भाग 12 में 2 चित्र हैं, पहला स्वस्तिक और दूसरा नटराज का। वैसे तो ये दोनों ही चिन्ह हिंदू संस्कृति को दर्शाने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों को अंकित करने में बड़ी भूल कर दी गई है। संविधान में चित्रित स्वास्तिक का चित्र उल्टा है, जबकि नटराज का चित्र खंडित है। उल्टा स्वस्तिक का चिन्ह अशुभ माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि हिटलर ने उल्टे स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग किया था, इसलिए उसका विनाश हुआ। नटराज को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इस रूप में वे नृत्य कर रहे प्रतीत होते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति या चित्र रखना भी अशुभ का संकेत है। अतः इन दोनों ही चित्रों को ठीक करना चाहिए। संविधान के भाग 13 में भागीरथ के माध्यम से गंगा अवतरण का चित्र अंकित किया गया है। जब भी हमें कोई काम अत्यधिक कठिन या लगभग असंभव लगता है तो हम उसे करने की कोशिश को भागीरथ का प्रयास मानते हैं। अर्थात भागीरथ के गंगा अवतरण का प्रसंग हमें दुष्कर कार्य को भी करने की प्रेरणा देता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिना अंग्रेजों की सहायता के शासन चलाने के बारे में पहली बार विचार कर रहा था। ऐसे में समस्याएं और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब सब कुछ अपने आप करना था, बिना किसी सहायता के। इस कारण संविधान में भागीरथ का यह चित्र सभी को उत्साहित करने वाला था और आज भी है। संविधान के 14वें भाग में मुगल शासक अकबर के दरबार का चित्र अंकित किया गया है। इस चित्र को 2 रूपों में लिया जा सकता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अकबर के दरबार का सकारात्मक पहलू यह था कि उसके यहाँ पर विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न थे। जैसे बीरबल बुद्धि के मामले में बहुत तेज थे, तो तानसेन संगीत विधा के विशेषज्ञ। किसी भी शासन में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। इनके होने से वह राज्य निरंतर आगे बढ़ेगा और ना होने से गलत निर्णय होने की संभावना बढ़ेगी। अकबर का एक दूसरा पहलू भी है। वह अपने पूर्वजों की तरह ही एक आक्रांता था। उसने ही यह प्रथा शुरू की थी कि मुगल महिलाएं किसी भी बाहरी से विवाह नहीं करेंगी, और इसी कारण उसकी स्वयं की बेटियां अविवाहित रह गई। महाराणा प्रताप जैसे हिंदू राजाओं से उसकी दुश्मनी भी जग जाहिर है। ऐसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि भारत के संविधान में अकबर का सिर्फ एक पहलू देखकर उसके दरबार का चित्र रखना ठीक नहीं है। संविधान के भाग 15 में 2 चित्रों को अंकित किया गया है। ये दोनों भी हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं और दोनों का ही जीवन आक्रांताओं से देश की भूमि को बचाने में बीता था।
ये महापुरुष है छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। ना शिवाजी को पराधीनता स्वीकार थी और ना ही गुरु गोविंद सिंह जी को। शिवाजी ने आक्रांताओं को हराकर हिंदुवा स्वराज्य की स्थापना की और इसी साम्राज्य के विस्तार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी को लगा कि आक्रांताओं से निपटने के लिए तलवार उठानी ही पड़ेगी, इसलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उनके बलिदानों पर हर भारतीय को गर्व है, इसलिए दोनों ही महापुरुषों का चित्र संविधान में होना हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। संविधान के 16वें भाग में भी 2 चित्र हैं। पहला टीपू सुल्तान और दूसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र। अकबर की तरह ही टीपू सुल्तान से जुड़ी अच्छी और खराब दोनों प्रकार की बातें हैं। अच्छा पक्ष जिसको देखकर संभवतः संविधान निर्माताओं ने उसके चित्र को लिया होगा। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भारत में मिसाइल का प्रयोग सर्वप्रथम टीपू सुल्तान ने ही किया था, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही सही, लेकिन टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से संघर्ष किया था। टीपू सुल्तान के विपक्ष में जो बात जाती है वह है उसकी मजहबी कट्टरता। टीपू सुल्तान जहां भी गया उसने हिंदुओं पर बेतहाशा जुल्म किए। इसके कुछ उदाहरण इतिहास के पन्नों में भी मिलते हैं। इस भाग का दूसरा चित्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। उनका तो पूरा जीवन ही संघर्षों में बीता। वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों के लिए एक आदर्श थी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरित किया। इसलिए मेरा मानना है कि इस भाग से टीपू सुल्तान का चित्र हटाकर सिर्फ लक्ष्मीबाई का चित्र रखना चाहिए। संविधान के भाग 17 में गांधी जी का चित्र अंकित किया गया है। तब तक गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इस चित्र को संविधान सभा और देश की ओर से उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में लिया जा सकता है। उनके कार्यों को देखते हुए ही भारत की मुद्रा पर भी उनका चेहरा प्रकाशित किया जाता है। गांधी जी एक सफल राजनेता थे, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने जो कुछ भी चाहा वो प्राप्त किया, किंतु क्या संविधान के इस भाग के लिए और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता था? क्या उस समय तक सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई भी क्रांतिकारी ऐसा नहीं था जिसे यह सम्मान दिया जा सकता था? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार संविधान के अन्य भागों में खुले आकाश के साथ हिमालय की पर्वतमालाओं, मरुभूमि तथा समुद्र में चलने वाली नौका और जहाज के चित्र हैं। संविधान के सभी भागों में अंकित चित्रों से जो संदेश देने का प्रयास किया गया उसे समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई चित्र उस भाग का प्रतिनिधित्व करता हुआ ना लगे, लेकिन सभी चित्र संविधान की भावना का प्रतिनिधित्व अवश्य कर रहे हैं। भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जो अनुच्छेद संविधान में रखे गए वो क्यों लिखे गए? जब ऐसे ही विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हमें मिलने लगेगा तो हम संविधान में चित्रांकित चित्रों का भी संबंध जान जाएंगे। आशा करती हूँ भारत के इतिहास पर लिखी गई ये पुस्तक आपको काफी तरह की जानकारी देगी। धन्यवाद। इस पुस्तक को आप सुन रहे थे आशीष सरीन की जुबानी।